गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इंग्लिश लिटरेचर में हम एक बुक कलाइड पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं उसके अंदर, काफ़ी इन डेप्थ हैं, थोड़े से ऐसे टाइप के हैं। दे आर सम स्पीचेस और एसेज और लॉन्ग प्रोजेस। So now what we are doing is we have detailed explanation of such chapters for you. उसी सीरीज में आज we are talking about the argumentative Indian, written by none other than the Nobel laureate, that is अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक काफ़ी फेमस नाम है इंडियन लिटरेचर में, इनको काफ़ी अच्छे से जाना भी जाता है। नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। he actually is in this chapter condemning हमारे भारतीय लोगों की एक खास क्वालिटी के ऊपर एक तंज कसा है इन्होंने। इट इज बेसिकली पिन पॉइंटिंग अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ आवर्स जो शायद आज कहीं धुंधली हो गई है। अब चैप्टर की शुरुआत होती है एक कोट से, दैट प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडिया। प्रोलिक्सिटी एक बहुत ही डाइवर्स वर्ड है। प्रोलिक्सिटी मतलब क्या होता है? कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोले तो बड़बड़ करना, या बिना किसी मतलब के कुछ भी बात करे जाना। थोड़ा सा और जनरलाइज वे में समझें तो वाद विवाद करना, या किसी की बात का उत्तर देने में अपनी बात इतनी लंबी कर देना कि सामने वाले की बात ऑलरेडी दब सी जाए और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो हैवी पड़ जाए, भले ही उस आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं हो। तो ये हम इंडियंस के लिए एक बहुत खास सी बात है कि हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। रिमेंबर, यहां अमर्त्य सेन इज नॉट कंडेमिंग, वो मखौल नहीं उड़ा रहे हैं हमारी भारतीय सभ्यता या हम भारतीयों का। ही इज सिंपली गोइंग अहेड एंड ब्रिंगिंग इन फोकस, वो हमारा ध्यान एक चीज पे केंद्रित करना चाहते हैं। एंड राइटिंग में इट इज ऑफ्टन सेड, माय फ्रेंड्स, when your opening is bit explosive, थोड़ी सी एकदम से एक बेहद उत्तीर्ण ओपनिंग होती है तो लोगों का ध्यान केंद्रित होता है। यहां यही कहा गया है। कृष्णा मेनन ने जब ये स्पीच ऐसे पढ़ा था तो इट इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट वन एज पर हिज रिकॉर्ड, माय फ्रेंड्स। अमर्त्य सेन कहते हैं कि इंडियंस की आर्ग्यूमेंट करने की, जो वाद विवाद करने की जो कला है, वो हमें दशकों पहले से दिखती है, सुनाई देती, समझ में आती है। रामायण महाभारत जैसे हमारे जो महाकाव्य लिखे गए हैं उन तक में हमें आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट का वेटेज पता चलता है। शायद ओडिसी जो यूरोपियन एपिक्स लिखे गए हैं, उन एपिक्स में रामायण महाभारत के इन आर्ग्यूमेंट से ही शायद प्रेरणा मिली है। शेक्सपियर ने जो टेम्पेस्ट में बातें बताई है, जब वहां पे जब किंग लेयर में जाके जब वाद विवाद करते हैं विद द गोस्ट, तो वो चीजें कहां से आई है? वो हमारे इंडियन पुराने एपिक्स से ली गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉपिक वाइज समझेंगे, डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोज डायलॉग्स। अगर कृष्ण और अर्जुन के बीच में वो वाद विवाद नहीं होता, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो माय फ्रेंड्स वो आर्ग्यूमेंट की सिग्निफिकेंस नहीं बनती, गीता सार, गीतोपदेश नहीं दिया गया होता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडियंस की ये आर्ग्यूमेंटेटिव, चैप्टर का टॉपिक बड़ा अच्छा है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। नाउ आई गेस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आर्ग्यूमेंटेटिव क्यों कहा गया है। तो ये तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट्स होल्डिंग। अगर अर्जुन वहां पे तर्क वितर्क नहीं करते तो शायद ही लॉर्ड कृष्णा गीतोपदेश देते। इसको एक बहुत अच्छे फ्रेज से यहां पे इन्होंने डेवलप करा है, अ डिफीटेड आर्ग्यूमेंट दैट रिफ्यूजेस टू बी ऑब्लिटरेटेड कैन रिमेन वेरी अलाइव। डिफीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब, माय फ्रेंड्स, अर्जुन ने उस वक्त एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि जो सामने लड़ रहे हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई रिलेटिव्स, मैं उनके साथ क्या करूं? मेरा धर्म मुझे इस चीज की गवाही नहीं दे रहा है। लॉर्ड कृष्णा इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द कर्मा एज वेल। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? योर कर्मा इज योर धर्मा। तो ये जो गीता सार गीतोपदेश दिया था, इसमें भले ही अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स डिफीट हो गए थे, बट
दे वर नॉट ऑब्लिटरेटेड, मतलब वो हटे नहीं है। एंड आज भी गीता का सार ये है कि अर्जुन को एक डाउट हुआ था, उस डाउट के क्लियरेंस में वो गीतोपदेश दिया गया। शायद इसीलिए कहा जाता है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने अपने प्लेस में कृष्ण एंड अर्जुन के डायलॉग्स को इनकलकेट करा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड। रिमेंबर, ये लाइंस आपके चैप्टर में लिखी गई है। एक ट्रेंड सा बन गया है आज हम इंडियंस की ये जो आर्ग्यूमेंट करने की जो आर्ट है, दिस इज एक्चुअली बीइंग टेकन, दिस इज बीइंग बोरोड बाय द यूरोपियंस, जो देश हम कह सकते हैं दुनिया के प्रथम शिखर पे खड़े हैं। हम जब आज एक तीसरे लेवल पर हैं, वी आर द थर्ड वर्ल्ड, हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलप्ड नेशन के लोग तक ये आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ट को बोरो कर रहे हैं हमसे। So there is something important in this. Again he says gender, caste and voice के तहत कहते हैं कि ब्रिटिशर्स, आज हमारी आर्ग्यूमेंटेटिव जो आर्ट है वो थोड़ा सा डिमिनिश सी हो रही है। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तब सिंपली हमारी सोसाइटी में आर्ग्यूमेंट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता था। वी वर सिंपली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अहेड एंड ओबे देम। आपको तर्क वितर्क करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दिए गए थे। हुआ क्या फ्रेंड्स, आजादी के बाद सिंपली ब्रिटिशर्स की जगह हम मेल काउंटर पार्ट्स ने ले ली हमारी इस सोसाइटी में। लेट अस अंडरस्टैंड द पोजीशन दैट विच ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट। ये पोजीशन से हमारा मतलब है टू ऑर्डर, टू रूल, टू मेक टू इंश्योर दैट पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम। ये जगह आज पुरुष प्रधान समाज ने ले ली है, अर्थात महिलाओं का अब इस समाज में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। एक लिमिटेड नंबर रहा है। आई एम नॉट बीइंग एंटी फेमिनिस्टिक पर्सन और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम ट्राइंग टू से एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट रहा है, बट फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं दिख रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा है आज भी फर्स्ट नेशन जो कह सकते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी। सो दे हैवंट गॉन अहेड एंड एक्सेप्टेड बिकॉज दिस होल सोसाइटल सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग अहेड एंड बीइंग बेस्ड ऑन द रेस ऑफ अ मेल फिगर टू बी एट द टॉप। हमने हमेशा हमारी स्टोरीज में पढ़ा है महाराजा धीराज, हमारे द होली किंग, पायस किंग, लेकिन कभी हिस्ट्री में भी इतने उपलक्ष्य नहीं देखे गए हैं कि हम लोगों ने क्वींस का इतना एलैबोरेशन करा है। एक और चीज कहते हैं कि अब ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ह्यूमन मेल एक्सेंट्रिक तो हो गई है, साथ ही साथ मेल्स में भी कास्ट में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण्स, एक ब्राह्मण सोसाइटी जो है, ब्राह्मण सोसाइटी को सबसे अपर लेवल दे दिया गया है। दिस डज नॉट मीन कि अमर्त्य सेन यहां पे ब्राह्मण सोसाइटी को कंडेम कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरी सोसाइटीज ऑटोमेटिकली क्या कंडक्ट कर दी गई, दैट दे आर बिलोंगिंग टू अ सबड्यूड प्लेस, नॉट एज top in the hierarchical society. Again he says कि democracy as a public reason चूज करी गई थी। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था तब डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहते हैं जिसको, वो दिया गया था। प्रजातंत्र की डेफिनेशन क्या है? प्रजातंत्र की डेफिनेशन ये है कि जो सरकार बनेगी वो एक डिस्कशन के थ्रू बनेगी। सो अ गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय डिस्कशन इज नोन एज डेमोक्रेसी। अब ये कहते हैं गवर्नमेंट मेड बाय डिस्कशन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे यहां अगर देखा जाए इंडिया में ये ट्रेंड कहीं खत्म हो गया है। ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन है जो हमारा, वो गवर्नमेंट में कभी नहीं हो रहा है। आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के लिए उतनी जगह नहीं है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर देयर टू गो अहेड एंड आर्ग्यू, बट डू यू थिंक इट इज वायबल कि 120 करोड़ की जो आबादी है, जो हमारी यहां पे पॉपुलेशन है, उसको कुछ 100 लोग मिलके रिप्रेजेंट कर पाएंगे?
उनका पॉइंट यहां पे ये बन रहा था, बिकॉज द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड आर्ग्यूइंग आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू आर्ग्यू, बट वो जो डेमोक्रेसी का सपना जो दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं खो सा रहा है। हम लोगों ने भरोसा करना शुरू कर लिया है इस पॉलिसी में कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है वो हमारे लिए बेस्ट है, और ये आर्ग्यूमेंटेटिव कंसेप्ट जो है अब ये ओबेइंग कंसेप्ट में आ गया है। हम लोग कन्फॉर्मिटी दिखाने लग गए हैं कि हमारे लिए जो भी गवर्नमेंट करेगी दैट वुड बी बेस्ट। He says, understanding secularism was also a concept that we have forgotten. Secularism क्या होता है? Secularism is basically a state जहां पे सभी धर्म, सभी जातियां एक साथ मिलजुल के रह रही है। They don't have any prejudices, उनके बीच ऊंच नीच नहीं है। Remember, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था एनीवन इन दिस कंट्री, इसमें बोल्ड्स में चैप्टर में बताया भी गया है दैट एनीवन लिविंग इन दिस कंट्री मे ही बी ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और क्लास विल बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन आज ये कंसेप्ट फेल हो गया है। आज भी द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो ये कंसेप्ट जो एक सेकुलरिज्म का हमारे देश में आना चाहिए था वो इसलिए खो गया है क्योंकि हम हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन कहा गया है, हमारी जो आर्ग्यू करने की, वाद विवाद करने की जो हमारी संस्कृति थी उससे हम कहीं खो चुके हैं। वी हैव टोटली लॉस्ट दैट ट्रेडिशन ऑफ आवर्स, सो दिस कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज टोटली फेल्ड इन आवर कंट्री। अगेन आज हमारे यहाँ पे वेरियस फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एक एडवेंट सा आ गया है, पीपल हु आर स्केप्टिक, हु आर एग्नोस्टिक एंड एथिस्ट्स। धर्म से विमुख होने वाले लोग काफी आ गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक लार्ज लेवल पे व्हेन वी सी इज दैट पीपल हु एक्चुअली गो थ्रू द रिलीजियस टेक्स्ट, हम धार्मिक ग्रंथों के बीच में जाते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम समझते हैं, उसमें यह देखा गया है कि एवरी रिलीजियस टेक्स्ट, हर धार्मिक ग्रंथ जो होता है, इट एक्चुअली इज ट्राइंग टू रिजॉल्व अ इशू और अ प्रॉब्लम। जितने धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जितने धार्मिक टेक्स्ट होते हैं, जितने हम देख रहे हैं जो लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही अब धर्म का मेन महत्व हो गया है। धर्म का बेसिक जो टीचिंग था वो तो कहीं खोसा गया है। सिर्फ जब कुछ प्रॉब्लम, इसको अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो अमर्त्य सेन इज सेइंग बिटवीन द लाइंस कि इंसान अब धर्म की उपासना सिर्फ उस वक्त कर रहा है whenever he is getting into trouble। आपको धर्म, आपको गॉड, ये सब चीजें कब याद आ रही है? जब आप ट्रबल में रहते हैं, आपको कोई तकलीफ रहती है। आइदर यू गो टू योर पेरेंट्स, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, यू रन टूवर्ड्स द रिलीजन। So the thing about the religious concept is totally lost। हम धर्म की जो परम व्याख्या है, that means the reality of the religionism, हम उसको totally discard करके उसको as a concept, as a medium समझने लग गए। हमारी प्रॉब्लम्स है कुछ, भगवान से प्रेयर करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसेप्ट। और जब प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसी धर्म को क्वेश्चन करने लग जाओ। फिलॉसफी लोग देने लगे हैं, वो फिलोसफिकल लाइक एसेज आने लगे हैं, लोग बहुत सारी बातें करने लगे हैं, क्योंकि उस वक्त उनको लगता है दैट दे आर सेल्फ रिलायबल, दे डोंट नीड एनी रिलीजन। और इस रीजन से एथिस्ट्स जो भगवान में, धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं, एथिस्ट उन लोगों को कहा जाता है। स्केप्टिक्स जो धार्मिक चीजों के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। ये फिलोसफिकल ट्रेड्स अब सोसाइटी में सडनली these sort of traces are rising now because we are not questioning, we have started। ये आर्ग्यूमेंटेटिव जो ट्रेट है हमारा, इससे हम लोगों ने ये चीज भी शुरू कर दी है कि हम लोग हमारी धार्मिक ग्रंथों तक पे क्वेश्चन करने लगे हैं। सो इस चैप्टर में यू कैन अंडरस्टैंड दैट अमर्त्य सेन इज गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव एज वेल एज द रॉन्ग थिंग्स थ्रू विच अस इंडियंस are actually performing certain wrong things due to the trait of argumentarianism।
He says साइंस एपिस्टेमोलॉजी एंड हेटेरोडॉक्सी में इस आर्ग्यूमेंटेटिव एटीट्यूड के कारण वी इंडियंस हैव बीन सुपर्ब. व्हाट हैड हैपेंड? आज हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट हुआ था, इट हैड एक्चुअली स्टार्टेड मिलेनियल्स अगो इन इंडिया. हम अगर पुरानी बुक्स निकाल के देखें, पुराने लिटरेचर समझें, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल डेफिनेटली कम टू नो दैट सर्जरीज एंड ऑल वर स्टार्टेड इन इंडिया. सुश्रुत संहिता अगर देखें हम, उसमें कहा गया है कि सर्जरीज, माइक्रो सर्जरीज जो होती थी, इट हैड ऑल स्टार्टेड इन इंडिया. प्लास्टिक सर्जरीज एंड ऑल स्टार्टेड वर इन, दे हैड स्टार्टेड इन इंडिया. जो ग्रहों का ज्ञान होता है, जो उसके बाद में मैथमेटिक्स का नॉलेज होता है, ये सारी नॉलेज हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों ने, देव मुनियों ने दे के रखी थी. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वी रिलाई टू द थ्योरम्स गिवन बाय people who belong to Europe. Pythagoras theorems हम learn करते हैं, Ohm's law learn करते हैं, Galileo Galilei को follow करते हैं. So this is something that we are forgetting. एक आर्ग्यूमेंट उन लोगों ने उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट करा था, तब उन लोगों को ये चीज पता चली थी दैट एक्चुअली ड्यू टू द आर्ग्यूमेंट कि अगर सोसाइटी, अगर दिन रात होता है, सो व्हाई डज इट अकर? Why does the day take place? Why does the night take place? So it happened that ये जो arguments हो रहे हैं, इस कारण से they were able to go ahead and get the actual derivatives out of such things. They came to know that how does the things happen. तो किसी ने पता लगाया कि ओके, ये पृथ्वी है, कितनी दूरी है पृथ्वी की चांद से, सूर्य से. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज वी गो अहेड एंड फॉलो सर्टेन यूरोपियन पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग देयर थ्योरम्स. सो दिस इज वेयर हमारा एक आर्गुमेंटेटिव एडवेंट जो है फिर खत्म हो गया है. अब फाइनली उन्होंने कहा है इस चैप्टर के एंड में, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग आर्गुमेंटेटिव. ये वाद विवाद करने के फायदे क्या हैं? कहीं ना कहीं लेट अस अंडरस्टैंड कि when a person argues, there are certain derivatives that come out. कुछ चीजें arguments के बीच में निकल के आती है that are basically purposeful and can be used for the development of the society as well. होता ये है कि कुछ arguments निकले, जैसे हम बात कर रहे हैं गीतोपदेश की. गीतोपदेश कब हुआ? गीता सार कब दिया गया? जब अर्जुना के मन में कुछ डाउट्स निकले, उन्होंने सवाल जवाब करे, उन्होंने वाद विवाद करे, कृष्ण ने उनके, लॉर्ड कृष्णा ने उनके सवाल जवाब और वाद विवादों के रिप्लाई करे, तब जाके उस चीज को गीता सार कहा गया. सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड दीज आर सर्टेन डेवलपमेंट्स जो कि हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू निकाल सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो जेसी बोस कभी ये आर्ग्यू नहीं करते कि इवन प्लांट्स हैव लाइफ. तो वो कभी ग्रामोफोन की सुई से वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते जिसमें अगर किसी प्लांट के पास में आप छुरी लेके गए या कुल्हाड़ी लेके गए तो ग्रामोफोन की सुई हिलने लग गई. नाउ दिस एक्चुअली हैपेंड ड्यू टू द फैक्ट दैट ही बिलीव्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ. सो दिस हैड हैपेंड आउट देयर. फाइनली इस चैप्टर के एंड में उन्होंने कहा है कि आज ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव हमारा जो बिहेवियर है, जो आर्ग्यूमेंट करने की जो हमारी क्षमता है, दिस इज एक्चुअली डिमिनिश्ड. हम आज एक्सेप्टेंस को आर्ग्यूमेंट के ऊपर ले आए हैं. हमें किसी एल्डर ने कुछ कहा, हमें गवर्नमेंट ने कुछ कहा, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कहा, चीजें जहां से हो रही है, व्हाट वी आर डूइंग इज हम धीरे धीरे इस चीज को मानने लग गए हैं. सो एक कटाक्ष है ये चैप्टर. इट इज बेसिकली अ सैटिरिकल, like it's basically, we can call it a satire, we can call it a critical analysis of the habit of us Indians, जो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं. अब वो हैबिट जो हमारी थी वाद विवाद करने की, उठ के खड़े होके अपनी आवाज निकालने की, वो आवाज खत्म हो गई है. एंड वी आर एक्चुअली बिलीविंग इन एक्सेप्टेंस. मतलब हमें जो कहा गया है हम उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सोच के दैट इट वुड बी गुड फॉर अस. So I hope now you got this chapter. This is an essay written by none other Amartya Sen. Still, if you have any doubts, you can go ahead and comment us below. We'll be replying. And I would like to, address you as well that we have started giving one-on-one, responses, online classes. So if somebody is interested, my friends, please go ahead and contact us at the given numbers below. We'll see you soon. Take care. Bye-bye.